रूपा और शोभा दो बहनें थीं। बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे। उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा था। कुछ दिनों पहले दादी भी परलोक सिधार गई। कुछ दिनों तक दोनों बहुत उदास रही, पर पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। रूपा एक दयालु लड़की थी। वो बहुत समझदार और होशियार थी, पर शोभा सबका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत लड़ती थी। दादी के जाने के बाद एक आध महीने तक तो उनके रखे पैसों से खर्च चलता रहा, पर अब उनके पास कुछ भी नहीं था। 3 दिन हो गए थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। शोभा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और बाहर निकल गई। धूप बहुत तेज थी। चलते चलते रूपा को बहुत प्यास लग गई। गला सूख गया था। सामने ही एक घना वृक्ष था। इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा आराम करती हूँ। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपना पसीना सुखाया और पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोला ही था कि तभी, बेटी थोड़ा पानी पिला दो, 2 दिन से पानी की एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं गई है। कब से प्यासे जंगलों की खाक छान रही हूँ। ओह, ये लीजिए, मैं तो घर जाकर पी लूंगी। बुढ़िया ने पानी पीकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया और जाने लगी। तभी पीछे मुड़कर बोली, रूपा, तुम बहुत दयालु और अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से। जाओ, आज के बाद तुम कभी भूखी नहीं सोओगी। तुम्हारी रसोई में जो भी बर्तन सामने रखा होगा, उसको खाली यही बोल देना कि बना दो हमारा भोजन, मिल जाए हमें जीवन। जब उसको रोकना होगा तो कहना, भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। ओहो दादी माँ, आप बहुत अच्छी है। हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, एक बात का ध्यान रखना कि जितने ही अच्छे काम करोगी, वो बर्तन उतना ही अच्छा खाना देगा। अगर तुम बुरा काम करोगी तो बर्तन साधारण बर्तन बन जाएगा। इसके बाद वो बुढ़िया पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गई। रूपा जब घर आई तो, रूपा, तू कहाँ चली गई थी? भूख के मारे मारे बुरा हाल हो गया है। मेरे पेट में ऐंठन होने लगी है। जरा रसोई में देख तो, कुछ रखा है क्या? ये नया पतीला रखा है, क्या इससे भूख मिट जाएगी? रूपा उस पतीले को लेकर आई और खाने के टेबल पर रखकर बोली, बना दो हमारा भोजन, बन जाए हम अमीर। पलक झपकते ही उनके घर में पकवान की खुशबू भर गई। शोभा और रूपा दोनों की बाँछें खिल गई। दोनों ने छक कर पकवान खाया। भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तभी पकवान बनना बंद हो गया। अब तो जब भी उन्हें कुछ खाना होता, पतीले से बोल देती और पतीला में उनका मनपसंद खाना तैयार हो जाता। शोभा खाना खाकर सो जाती। दोनों बहनें बहुत खुश थी। अब तो उनके खाने की समस्या हल हो गई थी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन, शोभा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, देखती हूँ शायद कोई काम मिल जाए। रूपा बाहर निकल गई। ओहो, मैं तो शोभा को भोजन बंद करने का मंत्र बताना ही भूल गई। लेकिन छोड़ो, अभी तो उसने पेट भरकर खाना खाया है, अभी इतनी जल्दी थोड़ी उसे भूख लग जाएगी। ये सोचकर वो आगे बढ़ गई। उसके गए काफी समय बीत गया था। इधर शोभा को फिर से भूख लग गई। आज पतीले से खीर मांगती हूँ, बना दो हमारी खीर, बन जाऊं मैं अमीर। पलक झपकते ही खीर तैयार हो गई, लेकिन उसे तो बंद करने वाला मंत्र पता ही नहीं था। खीर उबल उबल कर गिरने लगी। शोभा परेशान, अब क्या करे। रूपा जब लौट कर आई तो उसने देखा कि जलने की महक आ रही है और दरवाजे के बाहर तक खीर बह रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने खिड़की से झांक कर देखा तो शोभा टेबल पर ही पैर सिकोड़कर डरी सहमी बैठी चिल्ला रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ। पर कड़ाही से गरम गरम खीर उबल उबल कर उसके पास तक पहुंचने वाली थी और पूरे घर में खीर का सैलाब बह रहा था।
भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तब जाकर खीर उबलकर गिरना बंद हुई। रूपा जब घर के भीतर आई तो शोभा उसके गले लगकर रोने लगी। दोनों ने पहले ऊपर से ऊपर खीर उठाकर सारे बर्तन में भर ली, फिर घर की साफ सफाई में जुट गई। सारा काम करने के बाद, शोभा तुझे भूख लगी थी ना, चल खीर खा ले। पर इतनी सारी खीर का हम करेंगे क्या? तू चिंता मत कर, पहले हम खीर खा लेते हैं, उसके बाद जरूरतमंदों में बांट देंगे। हाँ हाँ, ये सबसे अच्छा होगा। दोनों ने पहले भरपूर खीर खाई। इसके बाद रूपा बाहर गई और सभी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर, आप सभी लोग अपने अपने बर्तन लेकर मेरे साथ चलिए। उसके पीछे पीछे कई लोग आ गए। शोभा घर के भीतर से भगोने में खीर भरकर ला रही थी और रूपा सबके बर्तन में देती जा रही थी। सभी लोग खुश होकर खीर लेकर चले जा रहे थे और उन दोनों को भरपूर आशीर्वाद देते जा रहे थे। जब सारी खीर खत्म हो गई तब, रूपा, इतने दिनों से हम अकेले ही खा रहे थे, पर आज इतने लोगों को खीर खिलाने में जो आनंद और सुकून मिला, वो सिर्फ अपना पेट भरकर भी नहीं मिला। हाँ हाँ, हमें सबक सिखाने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। अगर तुझे भी वो मंत्र पता होता तो हम इस आनंद से वंचित रह जाते। ऐसा करते हैं, अब हम हर रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों में खीर बांटकर ही खुद खाएंगे। हाँ हाँ, कल से शुरू। उनका रोज का नियम बन गया। पतीले से मन चाहे व्यंजनों की फरमाइश करती और ढेर सारा खाना गरीबों में बांटकर तब दोनों बहनें खाने बैठती। दोनों आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहने लगे। एक दिन दरवाजे पर आहट हुई तो, रूपा देख, बाहर शायद कोई खड़ा है। रूपा ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाबा, आपको क्या चाहिए? रूपा, मेरे बच्चे और परिवार कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। ठहरो बाबा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं रूपा, मुझे कुछ खाने को मत दो, सिर्फ अपने वही जादुई बर्तन दे दो। शोभा और रूपा ये सुनकर हक्का बक्का हो गई। इसी बर्तन के भरोसे से ही पूरा क्षेत्र में हमारा कितना सम्मान है। इनको दे देंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे बांटेंगे? शोभा, हमें जितना मिलना था मिल गया। अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो हम जादुई बर्तन फकीर को ही दे देते हैं। हम तो जवान हैं, कुछ काम करके अपना जीवन गुजार लेंगे। ये बूढ़ा फकीर कुछ काम भी नहीं कर सकता। ले आओ बर्तन, इन्हें दे दो। शोभा बर्तन ले आई और बूढ़े फकीर के हाथ में थमा दिया। तभी बादल गरजे और जोर से बिजली चमकी। उन्होंने देखा कि बूढ़े फकीर की जगह एक अलौकिक रूप वाली बुढ़िया खड़ी थी। रूपा, तुम दोनों बहनें अपनी परीक्षा में पास हो गई। ये बर्तन कहीं नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। अभी वो दोनों कुछ सोचती, तब तक वो बुढ़िया उनके आंखों से ओझल हो चुकी थी। ये तो वही बुढ़िया थी जिसने मुझे जादुई बर्तन का आशीर्वाद दिया था। विखम गांव में एक दही पूरी वाला रहता था। फेरी करके मोहल्ले मोहल्ले में दही पूरी बेचा करता था। उसका नाम टिल्लू था। दही पूरी खाओ, ताजे दही का करारा स्वाद पाओ, दही पूरी खाओ। ओए, कौन है तू? यहाँ मोहल्ले में कैसे आ गया? निकल यहाँ से। टिल्लू की दही पूरी थी तो लाजवाब, पर क्योंकि एक फेरी वाले की तरह वो दही पूरी बेचता था, इसलिए उसे कोई खास ग्राहक नहीं मिल पा रहे थे। कुछ उसे रोक कर दही पूरी खाते थे तो कुछ उसे मोहल्ले से भगा दिया करते थे। एक दिन दही पूरी बेचते बेचते तेज बरसात होने लगी। टिल्लू के ठेले में कोई छत नहीं था, इसलिए एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने ठेले को खड़ा कर दिया। और कितनी परीक्षा लेंगे भगवान, ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पूरी तो दूर, अभी तक दही का खर्च भी नहीं निकाल पाया हूँ। लगातार हो रहे इतने नुकसान को कैसे सहूंगा मैं? मेरे घर वाले क्या खाएंगे जब मैं कमाऊंगा ही नहीं? ऐसे ही बारिश रुकने का इंतजार करते करते टिल्लू अपने मन में सोच रहा था। तब तक एक जोर की बिजली उस पेड़ पर चमकी और बगल के सूखे पेड़ पर जा गिरी। हे भगवान, तेरा शुक्रिया, मेरी जान तूने बचा ली। अचानक से बारिश और भी तेज हो गई।
बौछार इतनी तेज थी कि टिल्लू और उसका ठेला दोनों लगभग भीग गए। ठेले पर रखा सारा दही पूरी का सामान बारिश के पानी से बर्बाद हो चुका था। यही बस होना बचा था, बर्बाद तो होना ही था। शायद आज ही वो आखिरी दिन था। टिल्लू रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगा। बारिश रुक ही नहीं रही थी, तूफान की तरह तेज थी। रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चुकी थी। टिल्लू ठंड से बेहोश होकर उसी पेड़ से सटक कर लेट गया। टिल्लू बेहोश होकर रात भर पेड़ के नीचे लेटा रहा और बारिश रात भर होती रही। सुबह हुआ तो बारिश थम चुकी थी और लोगों ने टिल्लू को उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो, पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। गांव के लोगों ने तुम्हें यहाँ भर्ती करवाया है। मेरा दही पूरी तो बारिश में खराब हो चुका होगा। मेरा ठेला लेने मुझे जाना होगा। अभी नहीं जा सकते तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं ठीक हूँ और मुझे जाना होगा। टिल्लू अस्पताल से भागकर वापस उसी पेड़ के नीचे चला गया। टिल्लू ने पेड़ के नीचे जाकर देखा कि उसका ठेला वहीं पड़ा है और उस पर रखी सारी दही पूरी फिर से ताजा हो चुकी है। ये चमत्कार कैसे हुआ? दही भी ताजा है और पूरी भी गर्म है। किसने किया इतना? अभी मन में सवाल उठ ही रहे थे तभी भैया जल्दी बनाओ एक प्लेट दही पूरी। टिल्लू बिना कुछ सोचे समझे ग्राहक को दही पूरी बनाकर खिला दिया। एक ग्राहक के दही पूरी खाते ही भैया हम लोगों को भी एक एक प्लेट खिलाओ। अभी लीजिए शानदार दही पूरी। ग्राहक खाकर टिल्लू की तारीफ करते गए। 3 ग्राहक जाने के बाद एक साथ 6 ग्राहक आए। उन्हें भी एक एक करके टिल्लू ने दही पूरी खिलाया और सब तारीफ करते हुए गए। जैसे जैसे ग्राहक दही पूरी खाते जाते थे, उनकी संख्या के 2 गुना ग्राहक अपने आप आ जाते थे। धीरे धीरे टिल्लू की सारी दही पूरी कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। रात को जब टिल्लू अपने घर गया तो उसके घर वाले चिंतित थे। कहाँ चले गए थे? 2 दिन होने जा रहे थे। उस बरसात की रात से हमें कितनी चिंता हो रही थी। टिल्लू ने उस रात से लेकर अस्पताल पहुंचने तक और वापस ठेले पर जादू से दही पूरी वापस आ जाने तक की सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसने ये भी बताया कि उस बड़े पेड़ के पास ही अब लगातार ग्राहक आ रहे हैं इसकी दही पूरी खाने के लिए और वो कल से अपना ठेला वही लगाएगा। पर ये जादू हुआ कैसे? आप अस्पताल में थे तो वहाँ ठेले पर दही पूरी कौन बना गया? वही तो सवाल मेरे भी दिमाग से सुबह से घूम रहा है। अचानक एक परी प्रकट होती है वहीं पर। कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ। जिस पेड़ के नीचे पूरी रात तुम पड़े थे उसी पेड़ पर रहती थी। रहती थी का क्या मतलब? अब नहीं रहते? तुम्हें याद है उस रात एक बिजली कड़की थी? हाँ याद आया। बगल वाला सूखा पेड़ जल गया था उस बिजली से। हाँ, पर वो बिजली उसी पेड़ पर गिरने जा रही थी जहाँ तुम खड़े थे। फिर गिरी क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी मरने की नहीं हुई थी और बची है। यही वजह थी कि वो बिजली उस पेड़ पर ना गिरकर बगल के पेड़ पर गिरी। अच्छा, फिर इससे तुम कैसे छूट गई? उस सूखे पेड़ में मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर रखा था। बिजली गिरने से मैं आजाद हो गई। मैंने देखा कि तुम बेहोश हो गए हो तो मैंने ही गांव वालों को तुम्हारे तक पहुंचाया और तुम्हारी दही पूरी भी मैंने ही तैयार की। अच्छा, उस दही पूरी में भी कोई जादू किए थे? पहली बार पूरी खत्म हो गई। उस दही पूरी में मैंने मोहिनी मंत्र मारा था। आज जितने भी ग्राहक आए हैं वो उसी जगह पर हमेशा आएंगे। बस तुम अपने दही पूरी का स्वाद बरकरार रखना। मैं समझा नहीं। तुम्हारी दही पूरी में जादू था। जितने ग्राहक खाकर गए थे उन्होंने उसे और भी ग्राहकों तक पहुंचाया। एक दही पूरी के ग्राहकों का पूरा समूह तुम्हारी उस पेड़ के नीचे अब हर रोज इंतजार करेगा। हमेशा करेगा? वो कैसे? क्योंकि हर वो ग्राहक जो दही पूरी खाएगा वो घूम घूम कर सबको उसका स्वाद बताएगा। मोहिनी मंत्र का यही जादू है। इसी वजह से तुम्हारी दही पूरी धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाएगी। बस
अपने स्वाद को बनाए रखना। तुम्हारा शुक्रिया परी, तुम्हारी वजह से आज से मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी जीवन रेखा की वजह से मुझे सैकड़ों साल बाद आजादी मिली है। इतना कहकर परी गायब हो गई। परी के बनाए जादुई दही पूरी के जादू से वो पेड़ वाली जगह टिल्लू की दही पूरी के नाम से मशहूर हो गया। रोजाना सैकड़ों ग्राहक अब टिल्लू की दही पूरी खाने दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे तरक्की करते टिल्लू गांव का बेहद धनवान आदमी बन गया। अरे मोहन, तुझे कल जो मैंने काम दिया था वो भी नहीं किया तूने, है? नहीं मालिक, मैंने तो कर दिया था। काम खत्म करने के बाद ही घर गया था। मुझे तो राजू ने बताया कि तुझे दिया हुआ काम उसने किया है। तेरा इस महीने का आधा ही पैसा मिलेगा, है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं कीजिए। मैंने सच में काम खत्म कर दिया था। राजू को गलतफहमी हुई है। एक शब्द और मुंह से निकाला तो पूरे पैसे काट दूंगा, समझा? काम करना नहीं है, खाली जुम्मा चलती है? एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वो जमींदार लाला के यहाँ काम करता था, पर उसे उसके मेहनत के हिसाब से पैसे लाला नहीं देता था। राजू कपटी और चालाक था। हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें बना के मोहन को फंसा देता था। मोहन दुखी होकर अपनी झोपड़ी में जाता है। बारिश हो रही होती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी की माँ का देहांत हो चुका होता है। रानी बेटी, मैं घर आ गया। कहाँ है मेरी गुड़िया? रानी आकर मोहन के गले लग जाती है। पिताजी आप आ गए, भूख लगी है। मोहन अब खाना बनाने आता है। उसके चूल्हे पर पानी चू रहा होता है। मुश्किल से मोहन चूल्हे को बगल करता है, फिर पानी के लिए एक बाल्टी लगाता है, खाना बनाता है। मोहन और रानी साथ में खाना खाते हैं। चलो बेटी, अब सो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। तूफान कल सुबह तक चला जाएगा। बहुत तेज बिजली चमक रही होती है और तूफान भी तेज होने लगता है। मोहन सो नहीं पा रहा होता है। अचानक से उसकी झोपड़ी हिलने लगती है। उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से रानी को गोद में उठाकर बारिश में बाहर आ जाता है। वैसे ही उसकी झोपड़ी उड़ जाती है। हे भगवान, ये कैसा अनहोनी हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? रानी बिटिया को कहाँ सुलाऊं? वो मदद के लिए लोगों का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। गांव में एक बहुत पुराना विशाल नीम का पेड़ होता है। आखिरकार मजबूर होकर वो उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर रात बिताता है। सुबह होती है। रानी बेटी, उठ जाओ। उठो रानी। रात में रानी बारिश में भीग जाती है। सुबह उसे बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो आंखें नहीं खोल रही होती। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, रानी ठीक तो हो जाएगी ना? कोई परेशानी तो नहीं है? पानी में भीगने की वजह से उसे बहुत तेज बुखार हो गई है। मैं आपको दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। जल्द से जल्द इन्हें लेकर इसे खिला दो। बुखार और बढ़ जाने पर परेशानी हो जाएगी। मोहन दवाइयों की सूची देखता है। मोहन मदद मांगने के लिए लाला के पास जाता है। लाला अपने खाटिए पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। एक तो तू काम भी नहीं करता, ऊपर से मुंह उठाकर पैसे मांगने चला आया है। मेरे पास पैसे नहीं है, जा कहीं और भीख मांग। अरे हाँ, कल से काम पर मत आना है। तुम जैसे लोगों को मैं काम पर नहीं रखता। नहीं मालिक, थोड़ी दया कीजिए। मेरी बेटी का तबीयत सच में बहुत खराब है। रहम कीजिए मालिक। लाला उसकी एक बात नहीं सुनता। उसे काम से निकाल देता है और दुत्कार कर भगा देता है। मोहन निराश होकर वापस नीम के पेड़ के नीचे आ जाता है। वो रानी को पकड़कर रोने लगता है। तभी अचानक से नीम के पेड़ की जड़ के पास 2 रोटी आ जाती है। वो आश्चर्य में उनको देखता है। अरे, ये रोटी कहाँ से आई? अभी तो यहाँ नहीं थी। मानो कोई चमत्कार शक्ति यहाँ रख कर गई हो। इन्हें मैं रानी को खिलाता हूँ।
मोहन उन रोटियों को रानी को खिलाता है। कुछ ही देर में रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन पेड़ को प्रणाम करता है। हे वृक्ष देवता, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है। वो पेड़ जादुई होता है। मोहन, तुम दिल के बहुत साफ और ईमानदार हो। ये चमत्कारी रोटी इसलिए तुम्हारे लिए प्रकट हुई। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपनी सच्चाई को कभी मत खोना। आपका बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आपकी पूजा करूंगा। इस तरह से रोज मोहन को नीम के पेड़ के नीचे रोटी मिल जाती। वो उसी पेड़ के नीचे छोटी सी छत लगाकर रहने लगे। नीम के पेड़ की जादुई रोटी खाकर मोहन और रानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। एक दिन मोहन पेड़ के नीचे बैठा होता है। एक अम्मा वहां से गुजर रही होती है। वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा को ये क्या हुआ? अम्मा, अम्मा! मोहन जल्दी से नीम के पेड़ के पास से रोटी लेकर अम्मा को खिलाता है। अचानक से वो उठ खड़ी होती है। अम्मा जी, आप ठीक तो हैं? अचानक से आपको क्या हो गया? आप गिर पड़ी? पता नहीं बेटा, अचानक से चक्कर आया और गिर पड़ी। सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे ठीक लग रहा है। ये सब कुछ देख राजू हैरान हो जाता है। उसे ये चमत्कार दिखाने को कहता है। पर इस बार जब मोहन नीम के पेड़ से विनती करता है तब वहां कोई रोटी नहीं आती। मोहन भी हैरान हो जाता है। क्या झूठ बोलते हो भाई? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम गांव में रहने लायक नहीं हो। मैं अभी गांव वालों को तुम्हारी बातें बताता हूँ। राजू पूरे गांव में ये हल्ला कर देता है कि मोहन पागल हो गया है। उसे गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहन बहुत दुखी हो जाता है। गांव वाले उसे सुबह तक वहां से निकल जाने को कहते हैं। रात में मोहन नीम के पेड़ के नीचे बैठे कहता है। रानी उसकी गोद में सो रही होती है। मैं अब क्या करूं? कहां जाऊं रानी को लेकर? मेरी मदद करो। तभी उस नीम के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है। मोहन आश्चर्य से उस दरवाजे से रानी को लेकर निकलता है। उस पार एक बहुत खूबसूरत गांव होता है। वहां भी एक नीम का पेड़ होता है। वहां सब भले होते हैं। मोहन और रानी वहां खुशी से रहने लगते हैं। रोज मोहन उस नीम के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। बहुत शुक्रिया। वो नीम का पेड़ से बातें कर ही रहा होता है कि उसे अपने गांव से राजू की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये कैसा महामारी फैल गया है। लोगों की जान जा रही है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? लाला तक इससे नहीं बच पाए तो हम क्या हैं? मोहन ये सब सुनकर चिंतित हो जाता है। वो नीम के पेड़ से कहता है। मेरे गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं। तुम मुझे उन्हें रोटी देकर मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारे गांव में सभी कपटी स्वभाव के हैं। मैं बस ईमानदार और सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करती हूँ। इसलिए उस दिन राजू के सामने भी मैंने चमत्कार नहीं दिखाया था। वो दिल का साफ नहीं है। पर वो मेरा मित्र है। लाला मेरे अन्नदाता हैं। वो लोग परेशानी में हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे उनके लिए रोटियां दे दो। या तो तुम इस सुंदर और अच्छे गांव में रहो या फिर अपने गांव वालों के लिए रोटियां लेकर अपने उस गांव में वापस चले जाओ जहां तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं अपने गांव वालों के लिए रोटियां चाहता हूं, जिससे गांव में सब ठीक हो जाए। सोच लो मोहन, तुम ये अच्छी जिंदगी उन लोगों के लिए त्याग रहे हो जिन्होंने तुम्हारा बहिष्कार करके गांव से बाहर कर दिया था। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। ठीक है। नीम का पेड़ मोहन और रानी को वापस पुराने गांव पहुंचा देता है और उन्हें गांव वालों के लिए वो चमत्कारी रोटी दे देता है। मोहन सभी को वो रोटी खिला देता है। सभी लोग गांव में स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मोहन की सभी इज्जत करने लगते हैं। मोहन उन्हें जादुई नीम के पेड़ के बारे में बताता है।
फिर गांव वाले उस नीम के पेड़ की भी पूजा करने लगते हैं। राजू और लाला मोहन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और आगे से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं। कुसुमपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो अपने खेतों में उगे ड्रैगन फ्रूट को ठेले पर बाजार ले जाकर बेचा करता था। किशोरी लाल के 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बेटे का नाम शिवम था और बेटी का नाम सुरभि। उसकी बेटी सुरभि की गांव के प्रधान के बेटे के साथ शादी तय हुई थी। एक बार किशोरी लाल ने अपनी बेटी सुरभि को बुलाया और उससे कहने लगा, बेटी, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा, मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे ढेर सारे कपड़े, जेवर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बने। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। पर पिताजी, इन सब में तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? अरे तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने पहले से ही पैसे जोड़ के रखे हैं। विवाह में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुरभि मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उसी गांव में दीपेश नाम का लड़का रहता था। शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते थे। कुछ दिनों पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए दीपेश मौका ढूंढ रहा था और इधर देखते ही देखते सुरभि की शादी का दिन करीब आ रहा था। अब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता कहती है, सुनिए जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं उसको जाकर निकालना आइए ना, ताकि विवाह की तैयारी शुरू की जा सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा। अगले दिन किशोरी लाल पैसे लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था। तुझे कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये बात वहाँ खड़ा दीपेश का मित्र कमलेश सुन लेता है और दीपेश को जाकर सारी बातें बताता है। कमलेश, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कमलेश, कैसा हो? अगर हम शिवम के पिता से सारे पैसे छीन ले, ये शादी तो रुक ही जाएगी। ऊपर से उस शिवम और उसके परिवार की भरी सभा में पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तूने। चल, चलते हैं। ऐसा कहकर दीपेश और उसका मित्र दोनों मुंह पर कपड़ा बांधकर किशोरी लाल के पीछे जाते हैं। किशोरी लाल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दीपेश और उसका दोस्त पीछे से आते हैं और किशोरी लाल के हाथ से पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। किशोरी लाल उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों बहुत तेजी से भाग जाते हैं। तब किशोरी लाल जोर जोर से रोते हुए कहता है, भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? उधर किशोरी लाल के घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। किशोरी लाल रोते रोते अपने घर पहुंचता है। किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं और किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता घबराती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो? लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लुट गए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं बैंक से पैसे लेकर आ ही रहा था कि 2 लुटेरे मेरे पैसे लेकर भाग गए। हे राम, ये क्या हो गया? अब हमारी सुरभि की शादी कैसे होगी? कुसुमलता के चिल्लाते ही मेहमानों में हलचल मच गई और जैसे ही मेहमानों को सारी बातें पता चली, वो सारे अपने अपने घर चले गए। चारों तरफ गम का माहौल छा गया। किशोरी लाल से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बाहर निकलकर अपने खेत की तरफ आ गया। किशोरी लाल वहाँ बैठकर जोर से रोता रहता है। तभी अचानक खेत से आवाज आती है, किशोरी लाल, किशोरी लाल। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, पर जब उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है। किशोरी लाल, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें शायद याद ना हो, पर कुछ दिन पहले तुमने एक भिखारी को भरपेट भोजन करवाया था।
वो कोई भिखारी नहीं बल्कि एक महात्मा साधु थे। तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गए हैं। और मुझे कोई साधारण ड्रैगन फ्रूट समझने की भूल मत करना। मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो और मिट्टी के बर्तन में रख दो। ऐसा करते ही वो मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाएगा। तुम उन्हें बाजार में बेच देना। उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना। किशोरीलाल जादुई ड्रैगन फ्रूट की बातें सुनकर खुश हो जाता है। उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कमरे में बुलाकर सारी बातें बताता है। फिर घर के सारे मिट्टी के बर्तन एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके सारे बर्तनों में जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखता है। जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखते सारे मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते हैं। किशोरीलाल की पत्नी ये देखकर दंग रह जाती है। किशोरीलाल दोबारा सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है। फिर से चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। किशोरीलाल और शिवम सुरभि की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और सुबह शिवम खुशी खुशी अपने बहन को विदा कर देता है। उसकी बहन को विदा करते देख दीपेश हैरान रह जाता है। उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था और वो खुले मुंह हैरान होकर देखता ही रह गया। धनीराम एक गरीब जुलाहा था। उसकी पत्नी दुर्गा उसके पास जाकर उसकी सेवा करने को कौन कहे उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी थी राधा और दूसरी पत्नी से एक बेटी थी लीला। एक दिन, राधा बेटी, तू दिन रात घर का सारा काम करती है, मेरा ख्याल रखती है, पर घर में तुझसे कोई प्यार नहीं करता है। कभी कभी सोचता हूँ मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। बापू, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे नहीं रहने पर मैं खुद मर जाऊंगी। बड़ी गलती कर दी मैंने उस औरत से शादी करके। मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैंने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बापू, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हम दोनों यहाँ से शहर चले जाएंगे। हमारे दुख के दिन कट जाएंगे। राधा की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। कुछ दिनों बाद ही धनीराम स्वर्ग सिधार गया। राधा अनाथ हो गई। अब उसका अपने कहने वाला कोई नहीं था। सारे दिन काम करती, बचे हुए समय में जंगल से लकड़ियां काटने जाती। जंगल के पेड़ पौधे ही उसके साथी बन गए थे। पेड़ों के आसपास रोज साफ सफाई करती, उन्हीं से बातें करके अपना मन हल्का कर लेती। पक्षियों को दाना खिलाती। बहुत दिन बीत गए। एक दिन, बेटी लीला, जरा एक दिन इसके पीछे जंगल जाकर देख तो सही, ये करती क्या है। वहाँ से आकर कितनी खुश रहती है। कितना भी काम कर ले पर इसकी मोटी चमड़ी पर जू भी नहीं रेंगती। रूखा सूखा खाकर भी दिन बर दिन इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। अरे माँ, मुझे चैन से सोने दिया कर। तेरा काम हो रहा है ना, बस उसी में खुश रह। एक दिन जब राधा लकड़ियों का गट्ठर लेकर वापस आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी थी। सिर पर रखी खिलौने की टोकरी में से खिलौने भी तीतर बीतर होकर जमीन पर गिर पड़े थे। दादी माँ उठो, आपको क्या हुआ? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राधा ने उसी टोकरी में से एक पानी का बर्तन उठाया और पानी ले आई। बुढ़िया के मुंह पर पानी के छींटे डाले। उसने आंखें खोल दी, उसको पानी पिलाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गई और उठकर बैठ गई। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुझे क्या चाहिए बता। पहले चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। रास्ते में ही राधा ने अपनी सारी व्यथा बूढ़ी दादी से कह सुनाई। अचानक दादी एक खूबसूरत परी में बदल गई। मेरा नाम दिव्या परी है। तुम ये अंगूठी रख लो। इस अंगूठी को पहनकर तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। बस कभी किसी के नुकसान करने के बारे में मत सोचना, वरना इस अंगूठी का सारा जादू खत्म हो जाएगा। राधा ने अंगूठी ले ली। परी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए घर आ गई। जैसे ही घर आई, ये लड़की सारे दिन घूमती रहती है, सारा काम पड़ा है, कब खाना बनाएगी? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। न काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। आने दे, आज इसकी खबर लेती हूँ। आज मेरी तो खैर नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे अचानक याद आया कि परी ने उसे अंगूठी दिया है। ए अंगूठी, जल्दी से खाना तैयार कर दो। उसके घर में घुसते ही खुशबूदार खाने से रसोई महक उठी। अरे राधा, तूने कब आकर खाना बना लिया? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
मैं तो कब की आ गई माँ, अभी खाना देती हूँ। उस दिन तो राधा किसी तरह बच गई। अब उसकी जिंदगी आसान हो गई थी। जब भी उसे कोई काम करने की इच्छा ना होती, अंगूठी से बोलकर सारा काम करवा लेती। एक दिन, लीला, चल बाजार से तेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लाऊं, मुझे भी कुछ साड़ियाँ लेनी है। माँ, मैं भी चलूं? आईने में अपनी शक्ल देखी है तूने? हाँ, तू हमारी बराबरी करेगी? इतना कहकर उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसके पैरों में मारा। राधा छटपटा उठी और उसी वक्त घर से वो निकल गई। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अचानक उसे अंगूठी की याद आई, पर अंगूठी तो उसने घर पर ही रखी थी। अंगूठी लेने के लिए मुझे घर जाना ही होगा। वो लंगड़ाते हुए घर पहुंची। माँ देख, ये फिर आ गई। मैं सिर्फ अपना सामान लेकर चली जाऊंगी, तुम शोर मत मचाओ। तब तक दुर्गा आ गई थी। कौन सा सामान? है लीला, इसका सारा सामान लाकर फेंक दे। मैं क्यों लाऊं, ये खुद जाकर ले लेना। अपना सारा सामान लेकर जा, फिर कभी मुंह मत दिखाना। राधा झट से गई। उसने अपने कपड़े लिए और अंगूठी हाथ में पहन लिया। अंगूठी, मेरे इस घर के सामने बिल्कुल ऐसा ही एक घर बन जाए। उसके इतना कहते ही बिल्कुल उसके घर जैसा ही एक घर बनकर तैयार हो गया और राधा उसमें चली गई। उसकी माँ और बहन मुंह फाड़े उसे देखती रह गई। अब राधा के दिन चैन से गुजरने लगे। उसे जिस चीज की आवश्यकता होती वो अंगूठी से मांग लेती। दिन रात जंगल में पेड़ पौधों के साथ समय बिताती और जरूरतमंदों की सेवा करती। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते न अघाते। जरूर इसके ऊपर किसी ऊपरी हवा का साया है, इसलिए इसने पूरे गांव वालों को अपने वश में कर लिया है। इसका कुछ न कुछ उपाय करना होगा। उस दिन से दुर्गा ताक में रहने लगी कि कब चुपके से राधा के घर में जाकर उसके बारे में पता लगाए। वो जानती थी कि उसकी नालायक और आलसी बेटी लीला कुछ नहीं करेगी। उस दिन जैसे ही शाम हुई, दुर्गा राधा की खिड़की के नीचे जाकर छिप गई। तभी राधा बाहर से आई और अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से, अंगूठी, अंगूठी, आज जमींदार के घर दावत में जाना है, कोई अच्छी सी साड़ी और अच्छे से गहने दे दो। पलक झपकते ही झिलमिलाती आसमानी रंग की साड़ी और उस पर गहने का डिब्बा हाजिर हो गया। दुर्गा को तो काटो तो खून नहीं। गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर गई। अरे, तुझे पता है ना, न जाने कहां से वो चुड़ैल जादुई अंगूठी चुरा कर ले आई है। वही अंगूठी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। देख कैसे सज धज कर जमींदार के घर जा रही है। महारानी, चल जल्दी तैयार हो, हमें भी तो वहाँ जाना है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर वहाँ पहुँची तो राधा जमींदार के बेटे मनीष के साथ खूब घुल मिलकर बातें कर रही थी। ये देखकर लीला के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में राधा के पास पहुँची। राधा की बच्ची, तूने मेरी अंगूठी चुराई है, जल्दी से दे दे, वरना सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगी। प्यारी बहन, तुम्हारी अंगूठी मैं क्यों चुराऊंगी? ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में आएगी ही नहीं। पहन कर देखो। अंगूठी, अंगूठी, दिखा अपना कमाल। लीला ने जैसे ही अंगूठी पहननी चाही, उसके हाथ में बिजली का करंट जैसा लगा। उसने अंगूठी उठाकर फेंक दी। सभी लोग हंसने लगे। क्या हुआ? अंगूठी तो तुम्हारी थी, तुमने फेंका क्यों? ये जादू करनी है, इसलिए इसने अंगूठी में जादू कर दिया है। लीला, तुम दोनों माँ बेटी अभी निकल जाओ यहाँ से। मनीष ने अंगूठी उठाकर राधा को वापस दे दिया। दावत खत्म होने पर वो खुद ही उससे छोड़ने आया। उस दिन राधा बहुत खुश थी। उसकी आंख सुबह देर से खुली तो दरवाजे पर उसकी माँ की चीख पुकार सुनाई पड़ी। वो उसे बुलाने आई थी। वो भागी हुई घर गई तो देखा लीला की पूरी उंगली सूजकर लाल हो गई थी। अंगूठी, अंगूठी, इस लीला की उंगली पहले जैसे कर दो। लीला की उंगली तुरंत ठीक हो गई। पर कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। लीला ने लपक कर राधा की उंगली से अंगूठी निकाल ली। उसके हाथ में आते ही अंगूठी आग के गोले में बदल गई। लीला ने फिर अंगूठी फेंकना चाहा, पर अंगूठी उसके हाथ में ही चिपक गई। राधा, बचाओ मेरी बहन, अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तुम तो समझदार हो ना। राधा ने उसे क्षमा कर दिया और अंगूठी से प्रार्थना की कि वो वापस उसकी उंगली में आ जाए। अंगूठी राधा की उंगली में आ गई। दूसरे दिन ही दुर्गा जमींदार के घर राधा की शादी का प्रस्ताव लेकर गई। बड़ी धूमधाम से राधा की शादी मनीष से हो गई। परी की दी हुई अंगूठी ने राधा का जीवन खुशियों से भर दिया था। हरिया नाम का एक किसान होता है। उसके 2 बेटे होते हैं, रमेश और विजय। विजय अपने पिता के साथ खेती करता है।
रमेश बहुत आलसी स्वभाव का होता है और विजय बहुत ही मेहनती होता है। उनके पास एक ही जमीन का टुकड़ा होता है। बीमारी के कारण हरिया की मौत हो जाती है। पिता के मरने के बाद दोनों भाई के हिस्से में वही एक जमीन आती है। रमेश की पत्नी रेखा विजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और कहती है, आपने विजय को जमीन में आधा हिस्सा क्यों दिया? इस जमीन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। आखिरी दिनों में मैंने पिताजी की कितनी सेवा की थी। ये मेरा फैसला नहीं है, ये बंटवारा पिताजी करके गए हैं। उन्होंने दोनों को इस जमीन का आधा आधा हिस्सा लेने को कहा था। दोनों भाई में जमीन का बंटवारा हो जाता है। रमेश अपनी पत्नी के साथ शहर रहने चला जाता है। वो वहाँ अच्छा जीवन बिता रहा होता है। दूसरी ओर विजय बहुत गरीबी में अपने दिन बिता रहा होता है। एक दिन गांव के सरपंच उसकी झोपड़ी के बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे ओ विजय, बाहर आ। आवाज सुनकर विजय बाहर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, क्या हुआ मालिक, आप और यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे। उसने पैसे मुझे चुकाए भी नहीं और यहाँ से चला गया। और मुझे आज ही मालूम हुआ कि उसने उसके हिस्से की जमीन भी बेच ली है। इसीलिए अब तू उसका कर्ज चुका या फिर अपनी ये जमीन मुझे दे दे। सरपंच की बात सुनकर विजय को यकीन नहीं होता है कि उसके बड़े भाई ने ऐसा किया, पर उसके पास सिर्फ वो एक जमीन का टुकड़ा होता है और वो सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास सिर्फ ये एक ही जमीन का टुकड़ा है, इसे मुझसे ना लें। मैं खेती करके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। उसकी बात सुनकर सरपंच हंसने लगते हैं और कहते हैं, लगता है तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, इसीलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। सरपंच की बात विजय को समझ नहीं आती है और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हें बंजर जमीन का हिस्सा दिया है। इस जमीन पर कभी भी खेती नहीं हुई है। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? विजय को फिर से एक और झटका लगता है। विजय हिम्मत करते हुए बोलता है, सरपंच जी, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं इस जमीन पर खेती करके दिखाऊंगा। विजय को कुछ महीने का वक्त देकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर, अब तो खुश हो ना? अब समझ आया मैंने उसे वो जमीन का टुकड़ा क्यों दिया था। मान गए आपके दिमाग को। उधर विजय परेशान होकर अपनी जमीन के टुकड़े के पास आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ से कुसुम नाम की लड़की रोते हुए जा रही होती है। उसे देखकर, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर, अगर तुम चाहो तो मेरी टूटी झोपड़ी में मेरे साथ रह सकती हो। उसके बाद कुसुम विजय के घर चली जाती है। अगले दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। विजय उसे अपनी जमीन और कर्ज के बारे में सब बताता है। ये सब सुनकर, आप चिंता मत करो, हम दोनों खूब मेहनत करके उस जमीन पर सब्जियां उगाकर दिखाएंगे। उसकी बात सुनकर, पर कैसे? मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है, तो मैं बीज और खाद कहाँ से लाऊं? विजय की बात सुनकर कुसुम अपने कानों से अपनी बाली निकालती है और कहती है, ये माँ पिता की आखिरी निशानी है, आप इसे बेचकर पैसा ले आओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुसुम विजय को काफी समझाती है। आखिर विजय मान जाता है और सरपंच के यहाँ वो कान की बाली गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आता है। उसके बाद वो कुसुम के साथ जाकर कुछ सब्जियों के बीज और खाद ले आता है। अगले दिन दोनों मिलकर पूरे दिन खेतों में फावड़ा चलाते हैं और विजय पूरे खेतों में सिंचाई करता है। दोनों दिन रात एक कर देते हैं। दोनों उस जमीन पर अलग अलग सब्जियों के बीज लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में विजय के जमीन से सब्जियां उगने लगती है। ये सब देखकर, कुसुम देखो, हमारे खेत में सब्जियां उगने लगी हैं। कुसुम भी भाग भाग कर आती है। देखती है कि सब्जियां उगना शुरू हो गई है। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके कुछ दिनों दोनों सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण सारी सब्जियां बिक जाती है। आमदनी काफी अच्छी होने लगती है। देखते ही देखते विजय सरपंच के सारे पैसा चुका देता है और अपनी पत्नी के कान की बालियां भी छुड़ा लेता है। ये सब देखकर, विजय, किसी ने सच कहा है, मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तुमने अपनी मेहनत से एक जमीन पर खेती करके ये साबित कर दिया, वो भी एक बंजर जमीन पर।
उसके बाद सरपंच खुश होकर उसे अपनी कुछ जमीन पर भी खेती का काम दे देते हैं। विजय कड़ी मेहनत के साथ ऐसे ही काम करते रहता है। कुछ ही सालों में वो काफी अमीर आदमी बन जाता है। सारे गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं। दूसरी ओर रमेश का शहर में नौकरी छूट जाती है और वो काफी समय से बेरोजगार चल रहा होता है, जिसकी वजह से एक दिन, कितने दिन हो गए, तुम्हें न जाने कब नौकरी मिलेगी। मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। रेखा रमेश को छोड़कर वहां से चली जाती है। रमेश भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा होता है कि उस समय उसे अपने भाई के साथ किए व्यवहार पर पछतावा होता है और लगता है भगवान ने मुझे सजा दी है। मैंने अपने भाई को बेवकूफ बनाया। एक बार गांव जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। अगले दिन रमेश गांव पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर बातें करने लगते हैं। रमेश सीधे अपनी टूटी झोंपड़ी के पास जाता है और बहुत हैरान हो जाता है। वहां पर टूटी झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर होता है। बड़ी सी गाड़ी होती है। इतने में घर के अंदर से विजय कुसुम के साथ निकलता है। विजय ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। ये सब देखकर अरे विजय कैसे इतना अमीर बन गया? इतने अच्छे कपड़े, गाड़ियाँ और घर कहाँ से आया? तभी विजय देखता है कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसे देखकर, भैया आप और यहाँ, ये आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? रमेश अपने भाई से माफी मांगता है और उसे सारी बातें बताता है। उसकी बात सुनकर, भैया मुझ गरीब किसान को जमीन के टुकड़े ने ही इतना अमीर बनाया है, जिसे आपने बंजर और बेकार समझकर मुझे दे दिया था। रमेश फिर से माफी मांगता है। उसके बाद तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।